Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Adi Raza and welcome to Pen Gravity. डान एडिटोरियल एनालिसिस की हम सीरीज जो है उसको चला रहे थे और आज है 26 सितंबर 2023। तो आज के जो डान के एडिटोरियल हैं अब हम उनको एनालाइज करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले टुडे मैसेज है जी, ये आप इसको पढ़ भी लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। नमाज के टाइमिंग है, बीइंग अ मुस्लिम हमें इसकी पाबंदी करनी चाहिए। एंड सेकेंडली ये एक अच्छे वर्ड्स हैं। पेशेंस इज अ काइंड ऑफ ब्रेवरी, कि सब्र जो है ये अगर किसी इंसान के अंदर है तो इट मीन्स वो एक बहादुर इंसान है। तो ये एक साइन होता है किसी बहादुर का कि जो सब्र करता है, क्योंकि सब्र करना किसी आम इंसान का काम नहीं है। सिर्फ बहादुर ही मुश्किलात पर सब्र करते हैं और उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। फर्स्ट जो आज का तीन होते हैं तकरीबन, जो फर्स्ट वन है वो है फ्री एंड फेयर। आगे क्वेश्चन मार्क है और ये बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो उनके बारे में बात की गई है। और ये एक क्या बात की गई है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये डान के अंदर एक इमेज आता है डेली बेसिस पे। इससे आपको ये वाला एडिटोरियल समझने में काफी मदद मिलेगी कि फ्री पोल्स, और इसके अंदर जो इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन है उनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। और इसमें बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर वो ये कहना चाह रहा है कि फ्री पोल जो है बगैर इमरान खान के हाउ इट्स पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्शंस हों और उनके अंदर पीटीआई ना हो या इमरान खान ना हो और वो इलेक्शंस हम कहें ये फ्री एंड फेयर है। तो इस चीज को वो डिस्कस करता है। तो चलिए देखते हैं इसको डीपली कि वो क्या इसको कहता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर जो पहले नंबर पर वो तीन क्वेश्चन जो है वो अराइज करता है। पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो है वो करवाए जाएं इस पर्सपेक्टिव में कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर्स, वो डिस्क्वालीफाई हों बाय फोर्स, यानी कि वो डिस्क्वालीफाई हों पॉलिटिकल लीडर्स जो पॉपुलर हैं, जैसे इमरान खान की बात कर रहा है, और आप इलेक्शन करवा दें, क्या ये फ्री एंड फेयर होंगे फिर? सेकेंडली क्या वो कहता है ऐसे इलेक्शन जिसमें पीटीआई नहीं है, इमरान खान नहीं है, तो ये क्या मोरली एक्सेप्टेबल हैं, अखलाकी तौर पर ये क्या इनको काबिल कबूल हैं? और थर्डली वो क्वेश्चन करता है कि जो गवर्नमेंट बनेगी इन इलेक्शन से फ्री एंड फेयर से, क्या वो क्लेम कर सकेगी लीगली कि वो पब्लिक की मैंडेट को लेकर आए हैं? क्योंकि पब्लिक का राइट हुआ हर बंदा जानता है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल, अगर मैं मेजोरिटी नहीं कहता तो काफी लोग ऐसे हैं जो कि स्टिल दे आर सपोर्टिंग पीटीआई। और अगर पीटीआई नहीं है और इलेक्शंस हो गए हैं तो क्या ये फ्री एंड फेयर होंगे? ये तीन वो क्वेश्चंस करता है। और इन क्वेश्चंस को वो क्यों करता है, ये पहले पॉइंट में ये क्वेश्चंस करता है। सेकेंडली वो जो है सेकंड पॉइंट असल में वो डिस्कस कर रहा है इस एडिटोरियल के अंदर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकर, उनकी स्टेटमेंट को, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो पॉसिबल हैं। इमरान खान जो है उस पर पीटीआई के लीडर को अगर नहीं भी इलेक्शन में आने की इजाजत मिलती तो फिर भी अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो वो फ्री एंड फेयर ही होंगे। ये इस स्टेटमेंट को लेके वो आगे एडिटोरियल वाला इसको एक्सप्लेन करता है। पहले वो तीन क्वेश्चंस करता है एंड अगर थर्डली वो क्या कहता है कि इन टेक्निकल टर्म्स में तो ये ठीक है, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखें तो ये बात वाकई ही ठीक है कि अगर वो नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, इलेक्शंस हो सकते हैं। अब टेक्निकल टर्म्स से उसका क्या मुराद है, टेक्निकल टर्म्स में वो कैसे कहता है? टेक्निकल टर्म में वो कहता है कि अगर पाकिस्तान जो है इसके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अबाइड बाय लॉ हों, यानी कि जो भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि पाकिस्तान में जुडिशरी है और इसी तरह के जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, नैब है, जो भी इंस्टीट्यूशंस मेनली रन कर रहे हैं स्टेट को, वो इंस्टीट्यूशंस अगर बाय द लॉ जो है वो वर्क कर रहे हैं तो फिर ठीक है। अभी इसमें कहने में कोई मजाका नहीं है कि अगर उनको इन इंस्टीट्यूशंस ने लीगली तौर पर इनको अपना निकाल दिया है या डिस्क्वालीफाई कर दिया तो ठीक है, इलेक्शंस हो सकते हैं। मगर वो कहता है कि रियलिटी जो है ना वो ये नहीं है। रियलिटी क्या है कि इस हमारी कंट्री में जो पोजीशन है, यानी कि जो हमारी कंट्री है ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लॉ के मुताबिक चलते हैं। यहाँ पर काफी नॉन स्टेट एक्टर्स आप इनको कह सकते हैं
वो अपना रोल अदा करते हैं, और इस वजह से वो कहता है कि जो टेक्निकल टर्म्स के ऊपर जो ये प्राइम मिनिस्टर नवाजुल हक ने स्टेटमेंट दी थी, उसको दोबारा से डिबेट की ज़रूरत है। यानी कि बगैर पीटीआई के फ्री एंड आप जो इलेक्शंस करवाएंगे उनको आप फ्री एंड फेयर नहीं कह सकते। आगे चलकर वो कहता है कि जो रीसेंट मंथ के अंदर 4 पॉइंट में मैं इसको कर रहा हूँ, तो रीसेंट मंथ्स के अंदर पीटीआई के साथ क्या हुआ है कि इमरान खान की जो पार्टी है उसके ऊपर क्या हुआ है कि काफ़ी हमने देखा भी है, और इसी चीज़ को वो रिटर्न में दे रहा है कि रिटर्न में क्या कहता है कि पार्टी के जो लॉयलेस्ट लीडर्स थे, उसके सपोर्टर्स थे, और इवन के जो सपोर्टर्स की फैमिली थी, उनको क्या किया गया, उनके ऊपर फोर्स लगाई गई, यानी कि उनको डिस्टर्ब किया गया काफ़ी हद तक। और इसमें क्या था, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनको रिफ्यूजिंग टू ओबे रिलीज ऑर्डर्स, बाज ऐसे बंदे थे जिनको रिलीज करने के ऑर्डर्स जो हैं वो दिए गए, बट स्टिल उनको रिलीज नहीं किया गया। डिसअपीयरिंग पीपल, काफी पीपल्स को डिसअपीयर भी किया गया, यानी कि उनको किडनैप, आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं, गैप कर लिया गया। जैसे इमरान रियाज, अभी कल जो है न्यूज आई है कि इमरान रियाज का घर में वापस आ गए हैं, एंड ही इज अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई। तो इस तरह से हुआ, और उनके घरों में जो है वो यानी कि घुसने की कोशिश की गई, उन किडनैपिंग की गई उनके फैमिली मेंबर्स की, उनको सराउंड किया गया, फोर्स किया गया कि जो भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या उसके मेंबर्स हैं वो सरेंडर करें। तो ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल नॉर्म्स इन द एफर्ट्स ऑफ कट पीटीआई साइज। तो ये जो थे, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं की गई थी रिसेंट मंथ्स के अंदर, जो पीटीआई को डिसमेंटल के लिए करने के लिए की गई। और उसके बाद वो आगे इलेक्शन कमीशन का भी रोल एक्सप्लेन करता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी कोई अच्छा रोल रिपीटेडली वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, टू डिनाई द पार्टी द एडवांटेज ऑफ हैविंग पब्लिक ओपिनियन ऑन इट्स साइड। कि यानी कि पब्लिक ओपिनियन, यानी कि क्या है कि पब्लिक को चाह रही है कि पीटीआई आए इलेक्शंस में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये सारा एक मिक्सचर है पाकिस्तान के अंदर, वो भी ये जो है वो ऐसी कोई काम नहीं कर रहा कि जिससे वो पीटीआई को स्ट्रेंथ हो, बल्कि पीटीआई के अगेंस्ट ही वो चीजें सारी हमारे नजर आ रही हैं। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी चीज को वो कहता है कि ये चीजें जो है इस सिचुएशन के अंदर कि पीटीआई को अपना हिट किया गया है जानबूझकर, तो ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो सामने नहीं आ रहे बगैर पीटीआई के। और फाइनली वो कहता है, एडिटोरियल वाला एक्सप्लेन करने के बाद जिस तरह वो अपना ओपिनियन देते हैं एडिटोरियल वाले, तो वो कहता है लेसन दैट द एस्टेब्लिशमेंट शुड हैव लर्नड बाय नो फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ द पीपल। अब वो एग्जांपल देता है कि हिस्ट्री में ज़ियाउर रहमान ने क्या किया था, जो पाकिस्तान के ज़ियाउल हक थे, जब वो डिक्टेटर थे, उन्होंने पीपल पार्टी को हिट किया, पाकिस्तान पीपल पार्टी को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी जिस तरह पीटीआई को करनी पड़ी है। इसी तरह मुशर्रफ के दौर में और बाजवा के इरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये फेस करनी पड़ी, जो कि अब पीटीआई को करनी पड़ रही है। तो ये वो चीज एग्जाम्पल देता है हिस्ट्री की। और आगे वो कहता है इससे क्या होगा, ये जो आर्टिफिशियल नॉर्म्स हैं जिनके फोर्स लगाकर, तो ये जो लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी जो है इन टर्न फॉर शॉर्ट लिव्ड गेन। सो हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि इस तरह से लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी पैदा की जा रही है सिर्फ शॉर्ट टर्म अपने गेन्स लेने के लिए। कौन एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, आई नो एंड एवरीवन नोस कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो करती है इस चीज को, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक्सप्लेन किया गया मैनी टाइम्स। आगे वो एक्सप्लेन करता है इसी को, बैनिंग पार्टीज किस तरह से यानी कि करती है, ये एस्टेब्लिशमेंट वर्क किस तरह से करती है, किस तरह से पार्टीज को हिट करती है। बैनिंग पार्टीज, पार्टीज को बैन कर देती है। डिसक्वालीफाइंग की लीडर्स, जो की लीडर मेन लीडर्स उनको डिसक्वालीफाई करवा देती है, जैसे अभी इमरान खान को करवा दिया। फेसिंग पॉलिटिशियंस टू स्विच अलायंस, यानी कि जिसको हम कहते हैं एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, जिसको हम एक बड़े गलत वर्ड यूज करते हैं जिनके लिए बाद में हम कहते हैं जी लोटे हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है। डिस्ट्रिक्टिंग कैंडिडेट फॉर कंपेनिंग, कैंडिडेट्स को कंपेन नहीं की करने दी जाती, एंड क्वेरिंग द पिच इन अदर वेज जस्ट टू सिक्योर एन इलेक्टोरल आउटकम्स दैट इन फेवर टू हैंडफुल पावरफुल इंडिविजुअल्स हैज काज्ड डेमोंस्ट्रेबल एंड लास्टिंग हार्म टू पाकिस्तान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सारी चीजों के करने से क्या होता है कि एस्टेब्लिशमेंट तो आपने जो कुछ बेनिफिट्स ले लेती है शॉर्ट टर्म, बट पाकिस्तान को और पाकिस्तान की स्पेशली जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और इस वजह से क्या है कि अभी तक
पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 75 ईयर्स के बाद पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फेस कर रहा है। आगे जाके वो एक्सप्लेन करते हैं कि वन शुड देयरफॉर रीजनेबली एक्सपेक्ट दैट रिमूविंग इमरान खान फ्रॉम क्वेश्चन नो विल बी डू द मच गुड रिमूविंग नवाज शरीफ। और इसको ये नहीं कि फिर वो फाइनली कहता है कि ये जो है ये दोबारा से अब यही गेम की जा रही है कि पीटीआई में इमरान खान को जो है वो आउट किया जाए, बाहर निकाला जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन करवा दे। तो उन्होंने कहा कि ये दैट इज नॉट, उन्होंने कहा ये पहले भी एक्सपीरियंस इसी तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इफ दिस साइकिल इज नॉट ब्रोकन वी विल बी डूम्ड टू रिपीट इट। अगर इस साइकिल को ना तोड़ा गया तो हम दोबारा से उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे पहले खड़े थे। तो ये था जी फर्स्ट एडिटोरियल, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब इस एडिटोरियल को हमने एक्सप्लेन तो कर लिया कि इसमें क्या था। इसमें बेसिकली वो यही बात कर रहा है कि विदाउट पीटीआई, विदाउट इमरान खान वी कैन नॉट से दैट इफ देयर इज एन इलेक्शन इन पाकिस्तान दैट विल बी फ्री एंड फेयर। तो अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एडिटोरियल है ये कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमने तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इन चीजों का सबको पता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐसे है, मैं मोस्टली कहता हूँ कि ऐसे जो है वो इज डिफाइनिंग सब्जेक्ट इन सीएसएस एज वेल एज पीएमएस। ये जो लोग अपीयर हो चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको पता है कि ऐसे इज अ डिफाइनिंग सब्जेक्ट। ऐसे डिफाइन करता है आपकी सक्सेस को कि आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ठीक है, तो ऐसे में ये कहाँ पे फॉल कर रहा है। ऐसे में जैसे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का ऐसे में डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जाता है ऐसे, तो वहां पर एक पॉइंट अब ये होता, हम अक्सर मेंशन करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं ये बहुत जरूरी हैं। फॉर व्हाट? फॉर डेमोक्रेसी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे, समझ लें कि डेमोक्रेसी तो फिर है ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो बेस है वो ये। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने जो है सजेशंस में आप कह लें कि हाउ टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो वहां पे आप सजेशंस में ये पॉइंट लिख सकते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन पाकिस्तान। कि इस तरह के जब इलेक्शंस होंगे तो फिर ही होगा। आगे और भी आप इनको मुख्तलिफ, जैसे गुड गवर्नेंस का अगर ऐसे आता है तो उसके अंदर भी आप ये सजेशंस में दे सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो ही अच्छी जो है गवर्नेंस जो है वो हमारी बढ़ेगी। इसी तरीका से इंस्टीट्यूशंस को अगर स्ट्रॉन्ग करने की बात आती है, इंस्टीट्यूशंस के कोलैप्स की बात आती है, तो वहां पर भी आप ये बात कर सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो इंस्टीट्यूशंस की जो पोलिटिसाइजेशन है वो रुक सकेगी। इसी तरीके से अगर आप इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी का ऐसे आता है तो वहां पर भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। कैसे? कि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एक लीडरशिप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, और लीडरशिप बीइंग अ डेमोक्रेटिक स्टेट कहाँ से आ रही है? इलेक्शन से। और इलेक्शंस अगर फ्री एंड फेयर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्शंस के अंदर रिगिंग हो रही है तो इसका मतलब है डायरेक्टली इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, या लीडरशिप जो है वो सही नहीं आएगी और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती रहेगी। और उसकी वजह से क्या होगा, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इकोनॉमी कभी भी स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो दैट इज द आर्टिकल एडिटोरियल, और ये था इसका पेपर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है अन टू डार्कनेस। अन टू डार्कनेस के अंदर वो हेल्थ के बारे में जो है वो बात कर रहा है, और ये करंट अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान अफेयर के अंदर, और फिर वही ऐसे वगैरह के अंदर भी एक डिमेंशन बढ़ सकती है। अन टू डार्कनेस में वो बात क्या करना चाह रहा है, बेसिकली बात वो करता है ये इसमें क्या कहता है कि एक और मेडिकल माल प्रैक्टिस जो है वो सामने आई है। माल प्रैक्टिस बेसिकली कहते हैं जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, किसी चीज को काम करना, माल प्रैक्टिस होता है कि किसी चीज को गलत तरीके से करना, सही तरीके से ना माल मैनेजमेंट, माल प्रैक्टिस। तो वो कहता है कि क्या हुआ है कि डायबिटीज के पेशेंट्स हैं और उनकी आई साइट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। क्यों हो गई है? ड्यू टू लोकली मैन्युफैक्चर्ड एक एस्टीन इंजेक्शन था जो कि यूज किया गया उनको उनकी ट्रीटमेंट के लिए। रिटेनल डैमेज, उससे क्या हुआ, रिटेनल डैमेज हो गया और वो अंधे हो गए लोग सारे। और ये पाकिस्तान, ये कहाँ पर वाकया हुआ? पहले तो देखा गया कि कसूर में हुआ, फिर देखा कि लाहौर, मुल्तान और जंग के अंदर भी ये चीजें जो है ये ऑब्जर्व की गई कि जो डायबिटीज के पेशेंट थे
वो पाकिस्तान के बनाए हुए कुछ एक मेडिसिन थी एस्प्रिन, उसको उन्होंने यूज किया, तो उससे क्या हुआ, उनकी आई साइट जो है वो चली गई। अब इसके ऊपर वो बात करता है। पहले तो वो एक रिमाइंडर देता है एक कि 2021 के अंदर भी एक स्कैंडल आया था। वो स्कैंडल क्या था कि एक्सपायर्ड स्टंट जो थे ना, वो इस्तेमाल किए गए थे ब्लीडिंग होस। स्टंट आपको पता है कि मेजोरिटी हार्ट जो होता है, जब उसकी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ये लोगा वगैरह जम जाता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह कहते हैं, तो वहां पर एक स्टंट डाला जाता है जो कि मेटल का बना होता है और वो जाकर इस आर्टरीज को खोल देता है। तो ये जो थे, उन्होंने कहा ये एक स्कैंडल जो है वो हमें, जो स्टंट का स्कैंडल था, ये 2021 के अंदर यानी कि 2 साल पहले हुआ। तो इसके बारे में भी कहता है कि ये काफी हॉस्पिटल में हुआ, लोगों के साथ क्या किया जा रहा था कि वो यूज कर रहे थे स्टेंट जो कि क्वालिटी वाइज बहुत पुअर था। तो उन्होंने कहा इस तरह की चीजें रिपीटेडली हो रही हैं, सिस्टमेटिकली हो रही हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। तो आगे फिर वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो करता है, और इन क्वेश्चंस का जो क्रक्स ये है कि वो कहता है कि ये 2021 का जो स्कैंडल हुआ है, इससे कोई किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं लिखा, नो लेसन लर्न, नथिंग चेंज। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बदला। उन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, वक्त गुजर गया और सारा कुछ वहां पे अपना रूटीन में आ गया। तो पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। आगे वो कहता है कि आगे इसको एक्सप्लेन करता है, डैमेज हैज बीन डन, कहता है अब जो होना था वो तो हो गया, लोगों की आंखें तो जाया होगी। तो व्हाट मस्ट नो फॉलो इन सीरियस गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। अब कहता है करना क्या है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी, सीरियस इंटरवेंशन होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू कर दी है। तो अब वो देख रहे हैं कि क्या डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है या जो मेडिसिन थी उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये चीज हुई है। और अब जो है वो इसके ऊपर 12 हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया है। ठीक है, तकरीबन 68 लोगों की जो आंखें हैं इससे क्या हो गई हैं, वो जाया हो गई हैं। तो आगे वो जो हो सके दिस विल द कल्चर ऑफ नेग्लिजेंस एंड इम्प्यूनिटी कंटिन्यू, फिर वो क्वेश्चन करता है कि ये कल्चर क्या बदलेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो उन्होंने यही कहा है कि इसमें क्या हो सकता है। उन्होंने बस यही जो मेन बात की है कि इंस्टीट्यूशन इज रिस्टोर्ड, इट इज टाइम द ट्रस्ट इरोडेड इन आवर इंस्टीट्यूशन रिस्टोर्ड। अब करना क्या है जी, अब यही है, उन्होंने कहा कि जो हेल्थ केयर सिस्टम वाले, हेल्थ केयर का जो डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको पनिश किया जाए, ताकि जिस तरह से 2021 के अंदर एक प्रॉब्लम स्कैंडल बना था, अब 2023 के अंदर बना है, तो फ्यूचर के अंदर जो है ये इस चीज को रोका जा सके। और ये बेस और इससे क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो ट्रस्ट है लोगों का उनके ऊपर दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, अब ये हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर है। तो आप इसको पेपर पर्सपेक्टिव में, ज़ाहिर है हेल्थ के अंदर एक ऐसे भी है, तो आप इसको एग्जांपल्स के तौर पर जो है वो कोड कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर है वो क्यों इम्प्रूव नहीं हो रही, वाई के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पनिशमेंट दी जाती है वो इतनी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जस्टिस इतना स्लो होता है कि लोगों को पनिशमेंट किया ही नहीं जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग भी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं उनकी और ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और वो क्या करते रहते हैं, अगेन अगेन इसको रिपीट करते रहते हैं। तो अगर उनको पनिश किया जाए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से तो उससे क्या होगा, दैट विल बी डिक्रीज्ड और हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव होगा। आगे थर्ड आर्टिकल एडिटोरियल जो है वो है यूनियंस ऑन कैंपस। अब ये जो बात इसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो मैं आपको इसको नटशल बता देता हूँ। जब व्हेन वी आर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एंड एज वेल एज यूनिवर्सिटी, तो उस वक्त कॉलेजेस के अंदर यूनियंस होती थी, स्टूडेंट यूनियंस होती थी, और अभी आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। और वो स्टूडेंट यूनियंस के बाद में बैन कर दिया गया और अब दोबारा से कायद आजम यूनिवर्सिटी ने उनको क्या किया कि उन्होंने कहा कि नई यूनियन होनी चाहिए। इसके बारे में वो डिस्कस करता है। कायद आजम यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स यूनियन को दोबारा से एक्टिव किया है और उन्होंने परमिशन दी है कि स्टूडेंट्स की यूनियन बननी चाहिए। और इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है कि वो कहता है कि क्यों बननी चाहिए, क्यों बैन की गई थी और इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। अब वो क्या कहते हैं
Depoliticize youth unfamiliar with democratic norms cannot be good for the future of representatives roles in Pakistan. पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर एक यूथ जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से निकल रही है और वो उसको पता ही नहीं है, क्योंकि यूनियंस नहीं होंगी तो उसको पता ही नहीं होगा कि ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चल रहा है और पॉलिटिक्स किस तरह से चल रही है, पॉलिटिकल सिस्टम है क्या, तो उसका नुकसान क्या होगा। वो नुकसान ये होगा कि हमें कोई अच्छे नहीं लीडर मिल सकेंगे फ्यूचर रिप्रेजेंटेटिव इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं कि अच्छे लीडर हमें मिले तो उसके लिए हमें पोलिटिसाइज यानी कि यूनियंस को होना चाहिए। अब वो कहता है कि ये टॉक हो रही है अबाउट द रिवाइविंग ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियंस ऑन कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपसेस टू प्रमोट, क्यों हो रही है, टू प्रमोट अ डेमोक्रेटिक कल्चर अमंग द यूथ। डेमोक्रेटिक कल्चर अमंग द यूथ, ये है मेन वजह। अब ये बेसिकली जो है ये डेमोक्रेसी को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेमोक्रेसी को जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे, यानी कि यूनियन जो कैंपस होंगी जो एक कल्चर बनेगा। तो आप वहां पे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है डेमोक्रेटिक कल्चर को यूथ के अंदर प्रमोट करने की जरूरत है। और ये कैसे होगा कि आप कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में यूनियंस को जो है वो प्रमोट करवाएं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लें। ये मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे क्या कि वो कहता है डेमोक्रेटिक कल्चर अमंग द यूथ, ये बात करता है। आगे वो क्वेश्चन करता है whether these bodies will be hijacked by political parties। अब वो कहते हैं कि ठीक है, हम डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो यूथ का अमंगस्ट द यूथ प्रमोट करते हैं यूनियंस बनाकर, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि ये जो यूनियंस हैं ये हाईजैक ना की जाएंगी पॉलिटिकल पार्टी से। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर मैं एग्जांपल दूं एंड गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर की एग्जांपल दूं, तो वहां पर जमात इस्लामी का जो बड़ा होल्ड है, वहां पर जो यूनियंस है वो जमात इस्लामी की सपोर्टर है जो कि पॉलिटिकल पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या गारंटी है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने पर्सनल मफादात के लिए, अपनी पावर गेन के लिए इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आगे वो कहता है कि द रीसेंट अनाउंसमेंट कायद आजम यूनिवर्सिटी में जो थे, उन्होंने कायद आजम यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई जिसमें कहा गया कि दोबारा से जो है कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर ये वाला यूनियंस को बहाल किया जाएगा। आगे वो कहता है द यूनियन शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड अलोंग एथनिक रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइंस एंड शुड फोकस ऑन स्टूडेंट वेलफेयर। कहता है ये जो यूनियंस है ना बेसिकली ये ऐसी होनी चाहिए कि ये ना तो एथनिक बेसिस पे बनने, ना रिलीजियस बेसिस पे बनाई जाए और ना पॉलिटिकल बेसिस पे बनाई जाए, किसी जैसे पीटीआई को सपोर्ट करें जमात इस्लामी को, इस तरह से ना बनाई जाए। बल्कि इनको बनाने का मकसद हो कि स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए काम किया जाए कि लोगों बच्चे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करें। बेसिकली जब वो ये काम करेंगे तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ लीडरशिप पैदा होगी, एक सेंस ऑफ टीम वर्क पैदा होगी और कल को जब वो अगर उनमें से कोई पॉलिटिक्स में आता है दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर हिम। नेक्स्ट वो आगे इसको जो है 6 पॉइंट पे स्टूडेंट यूनियन वर बैंड, आगे वो हिस्ट्री इसकी एक्सप्लेन करता है कि जो स्टूडेंट यूनियंस थी वो बैन हो गई थी 1980 के बाद। जनरल ज़िया, जो जनरल ज़िया था उसने इसको बैन किया था। कॉल द बैलेंस ऑन कैंपस इज फ्यूल्ड बाय द वार्निंग फैक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्यों किया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो वायलेंस करवा रही थी, उनकी वजह से वायलेंस हो रहा था कैंपसेस के अंदर। आगे वो इसको और भी एक्सप्लेन करता है अगले पॉइंट पे, तो ऑफ कोर्स ये भी एक वजह थी और एक अपनी भी उसकी वजह थी। तो वो चेकमेट करना चाह रहा था इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस और मार्शल लॉ, क्योंकि उसने मार्शल लॉ लगाया हुआ था तो वो भी चाहता था कि ये ना ही, क्योंकि ये उसके मार्शल लॉ के लिए भी डेंजरस थी, तो ये भी इसलिए भी वो चाहता था कि ये यूनियंस जो है ये खत्म ही हो जाए। अब उसके बाद कहता बैन लगाने के बावजूद भी कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पार्टीज के जो विंग है वो कंटिन्यूसली ऑपरेट करते रहे कैंपसेस के अंदर। एंड इसके बाद क्या हुआ, वायलेंस भी होती रही उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और आगे पॉइंट में वो डिस्कस करता है बिटवीन दीज इवन व्हेन वायलेंस लेवल्स केम डाउन पावरफुल स्टूडेंट विंग डोमिनेटेड कैंपस लाइफ। अब होता क्या यहाँ पे वो ये एक्सप्लेन करता है कि जब यूनियन बनाई जाती है उसका पर्पस तो कुछ और होता है, मगर वो जो यूनियंस थी वो क्या कर रही है, वो अपने ही रूल्स जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं।
पावर स्टूडेंट डोमिनेट कैंपस, कैंपस लाइफ के अंदर वो अपने ही रूल्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जैसे सेल्फ स्टाइल कोड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन्फोर्स करते हैं कि अपने ही स्टाइल में ये ड्रेसिंग होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। अगर कोई कंजर्वेटिव आ जाता है तो वो लड़का को एजुकेशन तो लड़का लड़की को इकट्ठा नहीं बैठने देते, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में किया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अक्सर जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर जमात इस्लामी वाले रिजेक्शन करते हैं इस चीज़ के ऊपर। एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अंदर वो इंटरफेरेंस करते हैं, आपने देखा है अक्सर, एक्सपीरियंस भी किया है, मूवीज़ के अंदर भी देखा है कि लेक्चर हो रहा है तो उन्होंने टीचर को कहा कि आप बाहर चले जाएं, और लड़कों का आज लेक्चर नहीं होगा, चलें जी बाहर आ जाएं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ वो कहता है कि फिर होती हैं। Therefore, the student union succeeds in grooming future national leaders. These organizations must keep a healthy distance from political parties. तो इसका वो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी से जब इनका हेल्थी डिस्टेंस होगा तो फिर ही कोई ये वाली जो अगर हम कैंपसेस के अंदर यूनियंस बना रहे हैं तो फिर ही इनका कोई फायदा होगा, फिर ही लोगों के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर कोई सेंस ऑफ लीडरशिप पैदा होगी। अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इनफिलिएशन करवा देंगे तो फिर वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये जो मूव है कायद आज़म यूनिवर्सिटी का उसको वो वेलकम करता है कि बहुत अच्छा मूव है, और आगे वो एक्सप्लेन करता है एंड अदर गवर्निंग द यूनियंस कैन बी एग्रीड अपॉन ऑल स्टेक होल्डर। कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, यानी कि वो बताता क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए कि अ, कि जो वहाँ पर है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएं। आगे वो एंड पे जाके इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव में कहते हैं दिस कैन हेल्प इनकलकेट अ कल्चर ऑफ डिबेट एंड टॉलरेंस दैट यंग माइंड्स कैन लेटर अप्लाई टू नेशनल लाइफ। यहाँ पर मैं एक और आपको पॉइंट में अभी मुझे रिमाइंड आ रहा है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर उससे पहले फायदा क्या होगा कि डिबेट का कल्चर, कल्चर ऑफ डिबेट एंड टॉलरेंस पैदा होगा, इनकलकेट होगा ये, और यही जो है डेमोक्रेसी में अप्लाई होता है नेशनल लाइफ के अंदर। और नेगेटिव में क्या होगा, पॉलिटिकल वायलेंस मस्ट बी केप्ट एट बे, द बॉडीज आर रिवाइव्ड। अगर ये बॉडीज रिवाइव की जाती हैं तो इसमें वही पॉलिटिकल पार्टीज आपकी इनको अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करती हैं, तो ये काफी नुकसान भी होता है। डेमोक्रेसी के ऊपर ये जो मेरे पास जहन में पॉइंट आया था कि डेमोक्रेसी, इसमें ये होता है कि डेमोक्रेसी में एक चीज ये भी होती है कि एक बंदा जो होता है जो विन करता है और एक लॉस करता है। अब जब एजुकेशन होगी, यहाँ पर भी ये इसी पॉइंट्स को मैं इसके साथ रिलेट करने जा रहा हूँ कि जब एजुकेशन होगी एक कल्चर ऑफ डिबेट एंड टॉलरेंस का, तो जो लॉस कर देगा वो, उसमें टॉलरेंस अगर होगी तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है मैं हार गया हूँ। लेकिन पाकिस्तान में वो क्या होता है, जो हार जाता है वो कहता है, वो मानता ही नहीं है, रिजल्ट को रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट, कुछ हद तक वो सही भी होते हैं लेकिन हर टाइम वो रिजेक्ट ही करते हैं। वो कभी नहीं मानेंगे अपनी हार को, क्यों नहीं मानेंगे, बिकॉज दे हैव नॉट टॉलरेंस। टॉलरेंस क्यों नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ कल्चर ऑफ डिबेट एंड टॉलरेंस, उनके अंदर है ही नहीं, उन्होंने कभी ये सीखा ही नहीं। और ये कहाँ से आता है, एजुकेशन से आता है। यहाँ पर एक ऐसे था, ये उसमें भी आप इसको पुट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी एंड illiteracy cannot move together। ये सीएसएस में ऐसे आया हुआ कि डेमोक्रेसी जहां पर इलिटरेसी है, लिटरेसी रेट कम है, एजुकेशन नहीं है, तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को चलाना है तो उसके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। उससे मैं इसमें एक पॉइंट ये मैं जब एजुकेशन होगी तो टॉलरेंस होगी, टॉलरेंस होगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या, हार। थैंक यू वेरी मच।